गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूर्वानुमान, व्यावसायिक पूर्वानुमान की विभिन्न विधियाँ और तकनीकों के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूर्वानुमान क्या होते हैं, पूर्वानुमान लगाते समय किन सिद्धांतों और थ्योरीज को ध्यान में रखना चाहिए। और पूर्वानुमान के लिए आज मैं आपको बताऊंगी विधियाँ, कौन कौन सी विधियों को हम अपनाते हैं। एक व्यावसायिक संस्था को पूर्वानुमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है, ताकि जोखिम और अनिश्चितता को कम किया जा सके। तो पूर्वानुमान की कई विधियाँ हैं, अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग में ला सकते हैं। और स्तर पे भी अगर हमें संस्थागत स्तर पे पूर्वानुमान लगाना है, व्यवसाय के लिए लगाना है या उद्योग के लिए लगाना है, तो उस नई वस्तु के लिए लगाना है, पुरानी वस्तु के लिए लगाना है, तो सबके लिए पूर्वानुमान की अलग अलग विधि महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पूर्वानुमान की विभिन्न विधियां क्या हैं, और उसके बाद ये बताऊंगी कि पूर्वानुमान की विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान की विधियों को हम दो भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। एक विधि है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड्स, उनको हम अवैज्ञानिक विधियां भी बोलते हैं। और दूसरी विधि है वैज्ञानिक और सांख्यिकी विधियां। तो आज मैं आपको सब्जेक्टिव मेथड, जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, उनके बारे में समझाऊंगी। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए इनको हम गुणात्मक टेक्निक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये संगठन के भीतर और बाह्य शक्तियों के अनुभव एवं क्रियाओं पर निर्भर करती है। और इन विधियों का जो प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी भी प्रकार की भूतकालीन समंक हमारे पास ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, तो हम व्यक्तिनिष्ठ विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि हम भविष्य के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय में जो पूर्वानुमान लगाने के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। पहली विधि है ऐतिहासिक अनुरूपता विधि, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। व्यवसायिक पूर्वानुमान की यह विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में हम जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाते हैं। भूतकाल ये मानते हुए कि भूतकाल ऐतिहासिक अनुरूपता विधि में ये मान लेते हैं कि वर्तमान को समझने के लिए जो भावी प्रवृत्तियों के लिए पूर्वानुमान के भूतकालीन घटनाओं के ऐतिहासिक अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। जो पैटर्न उत्पाद के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाएं का विश्लेषण किया जाता है, और भविष्य में भी ये माना जाता है कि वो पैटर्न रिपीट होगा। इस विधि में एक से अधिक उत्पादों के अनेक वर्षों के इतिहास की आवश्यकता होती है। हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि भविष्य पूर्व में उस उत्पाद में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसकी मांग में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। जैसे प्रारंभ, वृद्धि, परिपक्व और गिरावट। मतलब स्टार्टिंग हुई, फिर उसमें बढ़ा, फिर मैच्योर हो गया, पीक पर पहुंच के उसमें फिर गिरावट शुरू होगी, फिर उसमें गिरावट के बाद फिर वृद्धि चाली, फिर मैच्योर हुआ, फिर तो ये पैटर्न कितने वर्ष लगे इसको, इसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यह विधि टोटली व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इस विधि में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग नहीं हम कर पाते, हमें आंकड़े पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन पूर्वानुमान इस आधार पर हम लगा सकते हैं कि भूतकाल में उस प्रोडक्ट के उत्पाद के अगर हमें पूर्वानुमान लगाना है तो भूतकाल में उसमें किस प्रकार परिवर्तन हुए थे। तो इस विधि का सबसे लाभ यही है कि हमारे पास जो भी सूचनाएं और अभिलेख होते हैं उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये सरल विधि है। और इसमें दोष ये है कि गत लेखों के आधार पर कभी कभी भावी प्रवृत्ति का जो सही अनुमान लगाना कठिन होता है, कि केवल गत लेखों के आधार पर हम पूर्वानुमान, क्योंकि भविष्य में कई परिवर्तन भी होते रहते हैं और जरूरी नहीं है वही परिस्थितियां भविष्य में रहें जो कि इतिहास पूर्व में थी। और औसत आकार की संस्थाओं के लिए पूर्वानुमान की इस महंगी प्रणाली का उपयोग करना सदैव संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हमें पूरा पैटर्न्स, पूरे लेखे, सूचनाएं, अभिलेख सभी के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। अगर वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। दूसरी विधि है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। ये विधि पहली वाली विधि के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक माना जाता है कि भूतकाल की घटनाएं पूर्णतः भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती, तो इसमें आर्थिक दशाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो महत्वहीन हो जाती है। तो इसमें भूतकालीन तथ्यों के स्थान पर वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान जो लगाता है व्यक्ति, वो व्यक्तिगत विवेक, अनुभव और ज्ञान के आधार पर आत्मनिष्ठ मूल्यांकन और निष्कर्ष विधि का प्रयोग करता है।
और उसके आधार पर वो पूर्वानुमान लगाता है। एक एक तथ्य का अध्ययन करके जो वस्तु या उत्पाद की मांग को, उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, उनका अध्ययन करके पूर्वानुमान लगाता है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह विधि वर्तमान पर बल देती है, तो इसके जो पूर्वानुमान है वो कुछ हद तक सत्य और वास्तविकता के निकट होते हैं। परंतु सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें भूतकाल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता और केवल व्यक्तिगत निर्णय और सब प्रेरित मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो उसमें वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं और उसमें जो व्यक्ति पूर्वानुमान लगा रहा है उसकी आशावादी और निराशावादी जो भी सोच है उससे प्रभावित होते हैं। तीसरी विधि है संयुक्त परामर्श विधि, जॉइंट कंसल्टेशन मेथड। इसे हम विशेषज्ञ विधि भी बोलते हैं। विशेषज्ञों की राय के आधार पर इसमें पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। सामूहिक राय उनकी प्राप्त की जाती है। हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, उत्पादन से संबंधित विशेषज्ञ, विपणन से संबंधित, इसमें विधि से संबंधित, तकनीकी से संबंधित विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ, श्रम संसाधन विशेषज्ञ आदि स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और वह समिति जो होती है भूतकालीन जो घटनाओं और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करके भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने में सहयोग करती है। इन सदस्यों के जो विचार होते हैं उनके आधार पर जो डिसीजन मेकिंग मैनेजर होता है, जिसे हम लाइन मैनेजर बोलते हैं, वो पूर्वानुमान लगाते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सभी विशेषज्ञों की सहयोग और समन्वय की सहायता से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग करने से पूर्वानुमान जो होते हैं वो सही पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरा, यह विधि विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण की इसमें आवश्यकता नहीं होती, केवल पूर्वानुमान जो होते हैं उनकी विशेषज्ञों के सहयोग से, उनके परामर्श से पूर्वानुमान लगा सकते हैं और सरल विधि है। लेकिन दोष ये है कि यह विधि विचारों पर अधिक और तथ्यों पर कम आधारित होती है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियों का इसे प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल पूर्वकालीन घटनाओं को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया तो उनका विश्लेषण करके सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरा, इसमें उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाइयाँ आती हैं। विशेषज्ञ तो ये कहकर अपने उत्तरदायित्व से बच जाते हैं कि उनका काम केवल सलाह देना था और जो लाइन मैनेजर है, जो मुख्य अधिकारी, उसने उनके अनुसार काम नहीं किया। और लाइन मैनेजर जो होते हैं, जो मुख्य अधिकारी जो डिसीजन लेता है, पूर्वानुमान लगाता है, वो ये कह के अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं कि जो विशेषज्ञ उन्होंने ढंग से परामर्श नहीं किया गया। तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारण करने में कठिनाई आती है। मतलब हर विधि के अपने गुण और दोष हैं। उन गुण दोषों को ध्यान में रखकर किस प्रकार का पूर्वानुमान लगाना है उसके अनुसार विधि को हम उपयोग में लाते हैं। और एक पूर्वानुमान लगाने के लिए एक से अधिक विधियों का भी प्रयोग में लाते हैं। पहले मैं आपको विधियाँ अच्छी तरह से बता दूं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि विधियों का किस प्रकार हम चुनाव कर सकते हैं। फोर्थ विधि है मत संग्रह विधि। इसे ओपिनियन पोलिंग मेथड बोलते हैं। मत संग्रह विधि में दो तरह की विधियाँ हम प्रयोग में ला सकते हैं। एक तो जो विभाग अध्यक्ष हैं, हर डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं, उनकी राय के आधार पर पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे उत्पादन विभाग अध्यक्ष, वित्त विभाग अध्यक्ष, विक्रय विभाग अध्यक्ष, क्रय विभाग अध्यक्ष, मानव संसाधन विभाग अध्यक्ष और तकनीकी विभाग अध्यक्ष। और दूसरी विधि है जो कर्मचारी में जो एक्चुअल में उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन एक्चुअल सेल्समैन जो सेल्स करते हैं, सेल्स का कार्य करते हैं, उनकी राय के आधार पर पूर्वानुमान लगाना है। तो दो विधियां प्रयोग में लाएंगे, विभागाध्यक्षों की राय और दूसरी विधि है कर्मचारियों की राय। तो विभागाध्यक्षों की राय में प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके पूर्वानुमान तैयार करता है और अपने विभाग की समस्याओं की पूर्ण जानकारी उसको, क्योंकि पूर्ण जानकारी होती है इसलिए अपने विभाग से संबंधित पूर्वानुमान लगाता है। जैसे विक्रय प्रबंधक विक्रय का लगाएगा, उत्पादन प्रबंधक उत्पादन का, और सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित पूर्वानुमान लगाते हैं। ये पूर्वानुमान भूतकालीन समंक और वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करके वो अपने अनुभव, ज्ञान, योग्यता और दूरदर्शिता के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। सभी विभागों के पूर्वानुमानों में जो समन्वय समिति होती है या बजट समिति जो भी संस्था में होती है, वो उन्होंने समन्वय करते हुए पूरी संस्था के लिए पूर्वानुमान लगाती है। तो ये विधि सरल है क्योंकि विभागाध्यक्षों की राय के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। समय भी कम लगता है, पूर्वानुमान शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। पूर्वानुमान का कार्य योग्य और अनुभवी उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और विशेष कार्य के लिए
व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा सकता है। जैसे विक्रय पूर्वानुमान के लिए विक्रय विभागाध्यक्ष को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। उत्पादन पूर्वानुमान के लिए उत्पादन प्रबंधक अधिकारी को हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। दोष ये है कि इसमें ये भी पूर्णतः विभागाध्यक्ष की योग्यता और अनुभव पर निर्धारित होती है। तो उनका अगर गलत निर्णय की संभावना रहती है, मतलब अगर वो उनकी जो सोच है, विचारधारा है आशावादी, उससे भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर वो आशावादी है तो ज़्यादा पूर्वानुमान लगाएंगे, निराशावादी है तो उनके पूर्वानुमान जो होते हैं वो कम पूर्वानुमान थे, कम सेल्स का पूर्वानुमान लगाएंगे। पक्षपात, इस तरह वो पक्षपात के अवसर रहते हैं। और इसमें अधिक कर्मचारियों जो उनका अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो उनमें भी निराशा रहती है कि पूर्वानुमान लगाते समय उनका सहयोग नहीं लिया गया, तो उतनी लगन और निष्ठा से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए फिर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। कार्यकर्ताओं की राय विधि, कई बार दोनों विधियों को भी अपना लेते हैं, विभागाध्यक्षों की राय और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर विभागाध्यक्ष जो होते हैं पूर्वानुमान लगाते हैं। कार्यकर्ताओं में जिस लागत और निष्पादन नियंत्रण उस बिंदु पर अच्छी तरह से किया जा सकता है जहां पर वे किए गए हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस विधि में पूर्वानुमान उन कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है जो समस्या के निकट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स के पूर्वानुमान लगाने के लिए सेल्समैन की राय ली जाती है, शाखा प्रबंधक की राय ली जाती है, उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। उत्पादन के लिए पूर्वानुमान लगाने के लिए जो फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनकी राय लेके पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो उत्पादन की जो यह विधि है इसमें शुद्ध होती है, क्योंकि कई पूर्वानुमान सही और शुद्ध प्राप्त होते हैं। इससे कार्य घनिष्ठ टीम संबंधित व्यक्ति द्वारा लगाए जाते हैं। विधि भी सरल है, मितव्ययी है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इसमें सभी कर्मचारियों की योग्यता अनुभवता का लाभ प्राप्त होता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तत्व विद्यमान होता है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, क्योंकि कर्मचारियों से राय ली जाती है, उन्हें भी अधिकार है, मतलब कि वो निर्णय, मतलब वो सलाह देते हैं, और उत्तरदायी सरलता से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की राय के आधार पर विभागाध्यक्ष जो पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसके लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दोष ये है कि कर्मचारियों के ज्ञान, योग्यता, अनुभव के कारण पूर्वानुमान, अगर उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, योग्यता भी नहीं, अनुभव ही नहीं, तो पूर्वानुमान अशुद्ध हो सकते हैं। समय अधिक लगता है, पहले सबसे राय ले, फिर उसको कंपाइल करने में, समन्वय करने में टाइम काफ़ी खराब होता है। नई वस्तु के उत्पादन के लिए यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि नई वस्तु के लिए बाजार अनुसंधान ही करना पड़ सकता है, पर मार्केट में सर्वेक्षण के द्वारा पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस विधि को हम प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि सेल्समैन को उनके या कर्मचारियों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाने के लिए भी ये विधि उपयुक्त नहीं रहती है। तो नेक्स्ट विधि है बाजार अनुसंधान विधि। बाजार अनुसंधान विधि, इसमें वस्तु के लिए बाजार कहाँ है, कब है और किस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाना है, इसको ध्यान में रख के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अधिकतम लाभ के लिए वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित की जाएगी, इसके लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनका विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे कि विक्रय के लिए अगर पूर्वानुमान लगाना है तो उपभोक्ताओं की क्या रुचि, फैशन, आय, उसके बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें हम संगणना विधि भी अपना सकते हैं। संगणना विधि में मतलब जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड उपभोक्ता है, जो हमें लग रहा है हमारी वस्तु के उपभोक्ता में भी भविष्य के उपभोक्ता है, उनकी क्या आय है, उनकी रुचि है, उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। हर व्यक्ति का उसमें उनके मत प्राप्त किया जाता है, उनसे साक्षात्कार किया जाता है, या उनसे फॉर्म, प्रश्नावली भरवा कर या मौखिक इंटरव्यू के द्वारा उनसे उनकी राय प्राप्त की जाती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और सैम्पलिंग विधि में कुछ क्षेत्र के या कुछ उपभोक्ताओं को चुनकर उनकी क्या आय, रुचि, फैशन है, उसके आधार पर ओवरऑल पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो यह है इस विधि में ग्राहकों की प्रगति, क्या किस प्रकार के ग्राहक हैं, उनकी प्रकृति, रुचि, फैशन, उसमें क्या क्या यातायात में क्या कठिनाई आएंगी, सरकारी नीति का के आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यह विधि कुछ हद तक वैज्ञानिक विधि भी, ऐसे परिणाम शुद्ध प्राप्त होते हैं, और इसमें आंतरिक एवं बाह्य तत्वों का दोनों का समावेश होता है और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जाता है, और आंकड़े जो होते हैं परिणाम शुद्धता से उनकी जांच की जाती है। सबसे बड़ा दोष ये है कि संगणना विधि में अनेक प्रकार के इंटरव्यू लेने के लिए, प्रश्नावली के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है, धन भी काफ़ी खर्च होता है। तो ये विधि खर्चीली है, हर संस्था इसको अपनी अपना सकती, छोटी संस्था इसको अपना नहीं सकती।
और प्राप्त परिणाम भावी व्यापारी दशाओं के आधार पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना आवश्यक होता है, अन्यथा परिणाम जो होते हैं वह शुद्ध हो सकते हैं। दे प्रमुख व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ हैं सब्जेक्टिव मेथड, जो कि पूर्वानुमान में प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी वैज्ञानिक और सांख्यिकी विधियाँ क्या होती है, जिसमें हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके जो हमारे पास भूतकालीन आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करते हैं सांख्यिकी विधियों के आधार पर और पूर्वानुमान लगाते हैं।